हेलो एवरीवन। तो हमने आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कंप्यूटर के सीरीज को स्टार्ट किया था। तो ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो अंतिम पार्ट है, पार्ट 4, इसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। और इस पार्ट के साथ ही आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यदि आप MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तथा एडिटिंग प्रतिबंधित हो, यानी एडिटिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? रीड अलाउड, रीड ओनली मोड, फ्रीज पेन्स या प्रिंट लेआउट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीड ओनली मोड। कौन सा हो जाएगा? रीड ओनली मोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रीड ओनली मोड में आप जो है वो देख सकते हैं, लेकिन एडिट करते हैं जब, तो आपको उसके लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, तो रीड ओनली मोड में क्या कर सकते हैं? केवल केवल देख सकते हैं, और एडिटिंग के लिए हमको उसमें पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? अगर कंप्यूटर हमारा चालू है, तो अस्थायी रूप से किसी डाटा को होल्ड करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया जाता है? हार्ड डिस्क, कैश, रोम या रैम? ठीक है, तो रोम जो होता है आपका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, तो इसमें हम लोग परमानेंट डाटा को स्टोर करते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। हार्ड डिस्क जो होता है, ये भी आपका परमानेंट डाटा को स्टोर करता है, तो ये भी आपका हो नहीं सकता है। तो बच्चा आपका कौन सा? रैम। तो डी आपका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम कैश की बात करें, तो कैश भी जो आपका होता है वो अस्थायी डाटा को स्टोर करता है, लेकिन इसका मोस्टली यूज जो होता है वो सीपीयू करता है, इसलिए ये आंसर जो होगा आपका वो करेक्ट नहीं है, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सटीक आंसर नहीं है। नेक्स्ट अपने पास एक्सेल वर्कबुक में किए गए परिवर्तनों को नए फाइल नाम से संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक है? जो भी हम एक्सेल वर्कबुक में काम किए हैं, उसको एक नया फाइल से हम सेव करना चाहते हैं, तो किस प्रक्रिया के द्वारा हम सेव कर सकते हैं? फाइल टैब में प्रिंट पर क्लिक करके, तो हम प्रिंट नहीं कर, वो सेव करना है। बिना सेव किए एप्लीकेशन को बंद करना, हमको सेव करना, तो बिना सेव किए क्यों करेंगे? सेव एज को सिलेक्ट करना और एक नए नाम या स्थान का चयन करना, ये आपका सही आंसर है। सेव एज करेंगे हम, तो उसमें एक नया नाम हम दे सकते हैं। कंट्रोल पी जो है आपका ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है अपने पास विंडोज ओएस का कौन सा घटक, कौन सा कंपोनेंट यूजर्स को सिस्टम सेटिंग्स जैसे डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ध्वनि प्राथमिकताएं और उपयोगकर्ता यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है? टास्क मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर, कमांड प्रॉम्प्ट या कंट्रोल पैनल? तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, टास्क मैनेजर क्या कर रहा है? तो टास्क मैनेजर करता है क्या कि जो भी आपका प्रोग्राम जो है चल रहा है, ठीक है, तो चल रहे प्रोग्राम और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस की निगरानी करता है। जो आपका प्रोग्राम चल रहा है या कंप्यूटर का क्या परफॉर्मेंस है, उसका यह देखरेख करता है। फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है? तो आपके जो भी फाइल और फोल्डर को ये प्रबंधित करता है, यानी कि उनका मैनेजमेंट करता है। जब कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में बुलेट बटन दबाता है, तो निम्न में से क्या होता है? सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा कंपोनेंट जो है वो सीपीयू में नहीं आता है? कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, और कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। तो हार्ड डिस्क, ड्राइव, एचडीडी, तो इसमें कौन सा आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो वो आपका है हार्ड डिस्क ड्राइव। डी जो है आपका वो सीपीयू का हिस्सा नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो सीपीयू में आपके एएलयू आते हैं,
कंट्रोल यूनिट सीयू आते हैं, मेमोरी यूनिट आते हैं। मेमोरी यूनिट में कौन कौन आते हैं, तो कैश आता है और आपका रजिस्टर्स आता है। तो इतने सारे जो आपके कंपोनेंट है वो आपके सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं। यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो एमएस ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहा जाता है। अगर हम किसी टेक्स्ट को कट और पेस्ट करते हैं तो कट किए हैं लेकिन उसको पेस्ट नहीं किए हैं, इस बीच जो हमारा कंटेंट है या टेक्स्ट है वो कहाँ रहता है, क्लिपबोर्ड में, रिसाइकल बिन में, पेस्ट किए जाने तक स्थायी रूप से गायब हो जाता है और स्थायी डॉक्यूमेंट में संग्रहित हो जाता है। तो ये आपका होता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड जो होता है आपका एक कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होता है। अस्थायी क्या होता है, मेमोरी होता है जो कट या कॉपी किए गए डाटा को होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, रिसाइकिल बिन क्या होता है, तो आप जो भी फाइल डिलीट किए हैं उस डिलीट किए गए फाइल को ये होल्ड करता है और ये भी एक आपका जो होता है रिसाइकल बिन वो एक फोल्डर होता है, ठीक है, डायरेक्टरी होता है। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता टच सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ इंटरैक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर इस घटक की कार्यात्मक द्वैतता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो यह एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो टच इनपुट का पता लगाता है तथा एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो सूचना और दृश्य अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका ए जो है वो राइट आंसर है। कौन सी मेमोरी अलोपशील यानी कि नॉन वोलाटाइल होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, रजिस्टर, रैम, रोम या कैश मेमोरी। तो रोम जो आपका होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसके अलावे रजिस्टर, रैम और कैश मेमोरी जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। तो सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्टेड व्यू का क्या अर्थ होता है। मैक्रोज स्वचालित रूप से सक्षम होते हैं। यह फाइल को केवल रीड ओनली मोड में ओपन करता है जिससे अधिकांश एडिटिंग फीचर जो होते हैं वो अक्षम हो जाते हैं। अक्षम मतलब काम नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो बी है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। फिर से सीपीयू का पार्ट नहीं है। हमने देखा था एलयू सीपीयू का पार्ट है, रजिस्टर भी है, सीयू भी है, ग्राफिक्स कार्ड जो होता है सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। तो सी जो आपका है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबरिंग लगाने के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करती है। यह बेहतर संगठन के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रतीकों या संख्याओं के साथ एक स्ट्रक्चर लिस्ट में परिवर्तित करता है। तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करें बुलेट्स की, तो बुलेट्स क्या होता है, तो इसका उपयोग हम तब करते हैं जब सूची में आइटम का कोई भी जो क्रम होता है वो डिफाइन नहीं होता है, तब हम उसको क्या करते हैं, बुलेट्स लगाते हैं। जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं कि 5 जो है वो कंप्यूटर के पार्ट का नाम लिखिए, तो हम यहाँ पे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, माउस ऊपर कर ले, सीपीयू यहाँ कर ले, ठीक है, मॉनिटर यहाँ कर ले, कीबोर्ड यहाँ कर ले। तो इस टाइप के आइटम से सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता है, वहां पे हम बुलेट्स देते हैं। लेकिन नंबरिंग कहाँ देते हैं, नंबरिंग वहां देते हैं जहां पे हमें एक निश्चित क्रम का यूज होता है, वहां पे हम नंबरिंग को देते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एमएस पावर पॉइंट 2019 इंटरफेस में वर्तमान प्रेजेंटेशन में परिवर्तनों को त्वरित रूप से यानी कि तेजी से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करना चाहिए।
तो सी जो है आपका वो राइट आंसर है। सी आइकन पे आपको क्लिक करना चाहिए किसी भी एमएस पावर पॉइंट को सेव करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना? नहीं। स्लाइड को इमेज के रूप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना? ये भी नहीं। सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट और लेआउट को लागू करना। ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज का निर्धारण करते समय एस्पेक्ट रेशियो सेटिंग जैसे कि 16:9 या 4:3 का क्या महत्व है? यह सेव किए गए प्रेजेंटेशन के फाइल साइज का निर्धारण करता है, ये गलत है। यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है और कंटेंट किस प्रकार रखा जाएगा तथा विभिन्न डिस्प्ले डिवाइसों पर यह किस प्रकार दिखाई देगा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे 16:9 है, इसको हम बोलते हैं वाइड स्क्रीन। क्या बोलते हैं? वाइड स्क्रीन। और 4:3 जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्क्रीन। ठीक है, तो ये वाइड स्क्रीन जो है 16:9 जो है, जितना भी अभी आधुनिक स्क्रीन आता है आपका, जो यानी कि मॉडर्न जो भी जितना स्क्रीन आता है, प्रोजेक्टर आता है, टीवी आता है, उसमें ये उपयोग होता है। और 4:9 जो है वो पुराने मॉनिटर में, पुराने टीवी में और पुराने प्रोजेक्टर में इसका यूज किया जाता था। विंडोज सिस्टम में किसी फोल्डर को दिया जाने वाला डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अगर हम विंडोज सिस्टम में कोई फोल्डर बना रहे हैं तो सिस्टम उसको अपने आप यानी कि डिफॉल्ट में कौन सा नाम देता है? डिफॉल्ट फोल्डर, अनटाइटल फोल्डर, फोल्डर या न्यू फोल्डर? आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। ठीक है, जब कभी हम पहली बार फोल्डर बनाते हैं तो विंडोज इसे न्यू फोल्डर के नाम देता है। यदि हम उसी जगह पे दूसरा फोल्डर बनाते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो न्यू फोल्डर 2 का नाम दे देता है। अगर हम तीसरा बनाते हैं तो न्यू फोल्डर 3 का नाम दे देता है। इस तरह हमारा ये फोल्डर जो है वो बनता चला जाता है। अगर हम इस फोल्डर बनाने के शॉर्टकट की बात करें तो हमारा होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये शॉर्टकट जो है नया फोल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है। विंडोज एप्लीकेशंस में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो भी हम एप्लीकेशन यूज करें अगर उसको हमें बंद करना है तो अल्ट के साथ कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? F6, F1, F10 या F4? F4 जो है वो यूज करना पड़ेगा, यानी अल्ट के साथ अगर F4 हम दबाते हैं तो जो भी एप्लीकेशन हमारा चल रहा है वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अगर हम बात करें F6 की तो वेब ब्राउजर जो होता है जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इसमें जो भी कर्सर है हमारा उसको एड्रेस बार पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। जहां पर हम लिखते हैं ना http www.youtube.com, तो इसको बोलते हैं क्या? एड्रेस बार। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट कर्सर को ले जाना है तो हम F6 का प्रयोग करते हैं। F1 का प्रयोग क्या करते हैं? जो भी प्रोग्राम हमारा खुला है उस प्रोग्राम में हम हेल्प विंडो खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम F1 का प्रेस करते हैं। F10 का प्रेस क्यों करते हैं? तो एक्टिव एप्लीकेशन के मेनू बार को एक्टिव करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपके स्क्रीन पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ है तो आप अगर Alt प्लस F4 दबाते हैं तो आपको शट डाउन का मेनू जो है वो दिखता है। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन खुला है तो Alt और F4 जो है वो एप्लीकेशन को बंद कर देता है। और एप्लीकेशन नहीं खुला है, केवल डेस्कटॉप दिख रहा है आपका, तब हम अगर Alt F4 दबाते हैं तो शट डाउन का मेनू खुल जाता है। MS वर्ड 365 में किस टैब में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन आते हैं? यानी हमसे पूछा गया है किस टैब में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन आते हैं? इंसर्ट, लेआउट, होम या रिव्यू? तो लेआउट जो टैब है इसमें आपके ये सारे ऑप्शन जो है वो दिख जाते हैं।
अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए आपका लेआउट ऑप्शन है। यहाँ पे आपके अगर पेज सेटअप के अंदर जाते हैं तो आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम ये सब आपको दिख जाएंगे। यदि आप एमएस पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रेजेंटेशन खुली होने पर एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो निम्न में से क्या होता है। अगर हम कोई और प्रेजेंटेशन खोले हैं उसके बाद हम एक नया प्रेजेंटेशन खोलते हैं या बनाते हैं तो क्या होता है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ एक नई एमएस पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है। ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि पहले से जो विंडो था वो तो आपका चलेगा ही, उसके अलावे एक और विंडो हो जाएगी जो कि आपकी पूरी किताब पूरी ब्लैंक रहेगी। हम एमएस वर्ड में बुलेट्स को किस प्रकार कस्टमाइज करते हैं। तो होम में जाते हैं, बुलेट्स में जाते हैं और फिर डिफाइन न्यू बुलेट्स करते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो बुलेट डिफाइन करने का सही तरीका है। क्लियर है आपके पास, बुलेट डिफाइन करने का क्या है, ये सही तरीका है। यहां देखेंगे आप तो होम पे जाइएगा आप, तो ये आपका बुलेट लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको क्या, डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहां से आप एक नया बुलेट को है वो डिफाइन कर सकते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है। हम टेक्स्ट को कहीं मूव करते हैं तो इसमें से कौन सा है जो वो सही तरीका नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप, फॉर्मेट पेंटर, कट एंड पेस्ट, कंट्रोल प्लस ड्रैग। तो इसमें से आपका फॉर्मेट पेंटर जो है वो किसी भी टेक्स्ट को मूव करने का सही तरीका नहीं है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जो हम लोग करते हैं सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का जो भी फॉर्मेटिंग होता है जैसे कि रंग, फॉन्ट, स्टाइल, आकार, तो कॉपी करके उसे दूसरे टेक्स्ट पर लागू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो आपके बाकी तीन ऑप्शन है इनका उपयोग जो होता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास एमएस वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो हमको क्या करना है, बोल्ड करना है। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस बी जो है आपका वो बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस यू किस लिए यूज किया जाता है, तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। किसके लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी किस लिए यूज किया जाता है, कि जो फॉन्ट है उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। याद रखेंगे एमएस वर्ड में, और कंट्रोल प्लस आई जो होता है वो फॉन्ट को इटैलिक बनाने में। इटैलिक का देखिएगा तो कहीं कहीं फॉन्ट जो होता है आपका वो तिरछा टाइप का दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, इटैलिक फॉन्ट। तो फॉन्ट को इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। विंडोज 11 ओएस में डेस्कटॉप से नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पे नया फोल्डर हम क्रिएट करना है तो किस विधि से हम कर सकते हैं। फाइल को डेस्कटॉप पर ड्रैग करें, राइट क्लिक करें, न्यू सिलेक्ट करें और फिर फोल्डर सिलेक्ट करें। ये आपका जो है वो राइट आंसर है डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने का। ठीक है, अगर हम इसके लिए शॉर्टकट यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस में एन। तो ये शॉर्टकट है आपका फोल्डर बनाने का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है। यानी टास्क बार का मुख्य काम क्या है, यह डॉक्यूमेंट और मीडिया फाइलों को स्टोर करता है, यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। ये आपका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहां देखेंगे ये जो नीचे वाला को जो पट्टी दिख रहा है इस पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। हम अपने डेस्कटॉप पे जितने भी एप्लीकेशन खोले हैं वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाने लगते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आपने खोले हैं और इन एप्लीकेशंस के बीच आप जा करके आसानी से स्विच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन और प्रोजेक्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टच स्क्रीन। ठीक है, इसमें स्कैनर जो है जिससे डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन में हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर से हम किसी भी फिगर को या इमेज को किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये आपका जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। एमएस वर्ड में यदि आप किसी चयनित टेक्स्ट को उसके मूल स्थान से हटाए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं, तो आपको किस कमांड सेट का उपयोग करना पड़ेगा? उसको मूल स्थान से हटाना नहीं है, उसके बाद उसका कॉपी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट के साथ मूव करेंगे, डिलीट के साथ अंडू करेंगे, कट के साथ पेस्ट करेंगे, या कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे। ये आपका जो है वो सी आंसर है। अगर कट और पेस्ट करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो मूल स्थान से हट जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर है आपके पास सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करती है? रैम, सीपीयू, एचडीडी या एफडीडी। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करती है। सीपीयू से आपका जो फुल फॉर्म आपको याद होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। एमएस पावर पॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय इंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? कर्सर उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति पर चला जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक की कॉपी बनाने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है? पेस्ट स्पेशल, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट, कॉपी और पेस्ट। तो इसका आंसर है आपके पास कॉपी और पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता एक ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। गूगल डॉक्स या वेब ब्राउजर जैसे कुछ एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिना किसी फॉर्मेटिंग के कंटेंट को पेस्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी हम करते हैं तो इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग होते हैं आपके, यानी कि फॉन्ट, स्टाइल, टेक्स्ट, कलर जो भी होता है आपका खत्म हो जाता है, और वो जो फॉन्ट है, वो जो कंटेंट है, वो आपका सिंपल ही पेस्ट हो जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है? यह इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के लिए परमानेंट स्टोरेज के रूप में कार्य करती है। तो ये जो रैम होता है वो परमानेंट स्टोरेज के रूप में काम नहीं करता है। यह प्रिंटर तक पहुंचने से पहले प्रिंटिंग टास्क को क्यू कर देता है। ये भी गलत आंसर है। यह टास्क के बीच तेजी से स्विचिंग को एनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से समझाता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों माना जा सकता है?
यह केवल इमेज दर्शाता है लेकिन ध्वनि आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है, ये गलत है। यह यूजर डेटा को आंतरिक रूप से संसाधित करता है और इसे मेमोरी में भेजता है, ये भी गलत है। यह प्रोग्रामों को स्टोर करता है, तो टच स्क्रीन स्टोर नहीं करता है। यह यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरेक्ट करने और कंप्यूटर को टच सिग्नल भेजने की सुविधा देता है, तो डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जा सकता है? यानी कि पेज ओरिएंटेशन जो है आपका वो किस टैब के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने देखा था पेज लेआउट के अंतर्गत आपका ओरिएंटेशन जो टैब आता है वो होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैम और रोम के बारे में पूछा है, तो रैम को राइट नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। रैम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी गलत है, ये वोलेटाइल होता है। रोम जो होता है रैम से तीव्रतर होता है, ये आपका गलत है। रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम फर्मवेयर को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी विधि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का सबसे सरल तरीका है? इनमें से कौन सा तरीका जो है फाइल या फोल्डर को नाम बदलने का, रीनेम करने का सबसे सही तरीका है? Ctrl+R, ये गलत है। फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम को सिलेक्ट करें, ये सही हो सकता है। फाइल ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें, हमको ओपन नहीं करना है, रीनेम करना है, तो ये गलत है। फाइल को रिसाइकल बिन में ड्रैग करें, अगर रिसाइकल में ड्रैग करेंगे तो फाइल जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो ये भी आंसर आपका गलत है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, तो बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम कैश मेमोरी क्यों यूज करते हैं? उपयोगकर्ता फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करना, कैश मेमोरी में स्थायी रूप से संग्रहण नहीं होता है। त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करता है। जो ऐसा डेटा जो तेजी से बार बार हमको यूज में आते हैं उनको ये स्टोर करने का काम करता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच मौलिक अंतर का सही ढंग से वर्णन किस विकल्प में किया गया है? इनपुट डिवाइस मेमोरी में पूर्व लोड किए गए निर्देशों को चलाते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस पर्यावरणीय डेटा एकत्र करते हैं, गलत है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को सिस्टम में डेटा भेजने में सक्षम बनाती है, जबकि आउटपुट डिवाइस संसाधित यानी कि स्टोर्ड जानकारी को उपयोगकर्ता तक वापस संचारित करती है, वापस भेजती है, तो बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो फोल्डरों को अव्यवस्थित होने से रोकने के लिए उसे बार बार रीनेम करना, ये गलत है। भ्रांतियों से बचने के लिए फाइलों और फोल्डरों को यादृच्छिक वर्णों का नाम देना, यह भी गलत है। स्पेस बचाने के लिए सभी फाइलों और फोल्डरों को एक ही डायरेक्टरी में स्टोर करना, यह भी गलत है। स्पष्ट और वर्णनात्मक नामों का उपयोग करके लॉजिकल फोल्डर संरचना बनाना जो सामग्री को रिफ्लेक्ट करे, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू के कार्यों और कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू के कार्यों के बीच के अंतर को दर्शाता है? एएलयू गणना और तर्क संबंधित कार्यों को संभालता है, सीयू इंस्ट्रक्शन फ्लो और समन्वय का प्रबंधन करता है, ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। विंडोज ओएस में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का क्या कार्य होता है? यानी कि विंडोज ओएस में जो शॉर्टकट है Ctrl+F, उसका कार्य क्या होता है?
तो यह टेक्स्ट में स्पेलिंग एरर को चेक करके उसे सही करता है, ये गलत है। यह फाइलों, वेब पेजों और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च या फाइंड फीचर का उपयोग करता है या फाइंड फीचर को ओपन करता है। तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस एफ जो होता है हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या बोलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। हम इसका यूज करके किसी भी फाइल, वेब पेज या एप्लीकेशन के अंदर हम अपने टेक्स्ट या आइटम को ढूंढ सकते हैं। जब आप विंडोज पर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो इसे रिसाइकिल बिन में रखा जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फाइल को राइट क्लिक करके और रीस्टोर विकल्प का चयन करके रीस्टोर किया जा सकता है। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडोज 10 जो होता है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। गूगल क्रोम की बात करें हम, तो गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। एडोब फोटोशॉप जो है आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, मानक कीबोर्ड पर टैब बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सक्रिय एप्लीकेशन को क्लोज करना, फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट करना, कर्सर को अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना या टेक्स्ट को हटाना। तो इसका राइट आंसर है सी। टैब का काम क्या है, जो कर्सर आपका है उसको अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना, ये आपका कर्सर टैब का काम होता है। तो ये हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल था उसका पार्ट 4 भी समाप्त हुआ। तो आपके टोटल 195 क्वेश्चन हो गए जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। इनमें से मैंने उन सारे क्वेश्चंस को हटा दिया है जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड मोड में पूछे गए थे, एक से अधिक बार पूछे गए थे। तो 195 क्वेश्चन जो है वो यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप इन चारों पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके आरआरबी एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।